गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। अब दिखाई दे रहा हूं क्या मैं? हाँ जी, दिखाई दे रहा हूं क्या? वेरी गुड इवनिंग। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट, कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा आइडियल गैस। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आइडियल गैस, लेकिन होमवर्क भी है। हाँ जी। तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक 20 मिनट्स में हमारा होमवर्क शायद डिस्कस हो जाएगा, 20 से मैक्सिमम 30 मिनट्स में। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आइडियल केस। फिर हम स्टार्ट कर देंगे आइडियल केस। ठीक है। अक्षित यार, फ्लो नहीं रहता लास्ट में डिस्कस, बीच बीच में क्या डिस्कस। क्योंकि आप लोगों ने भी देखो होमवर्क किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, होमवर्क किया हुआ है तो फ्लो आपका भी रहता है। फिर जब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फ्लो जो है वो टूट जाता है। भूल जाते हैं कि अच्छा क्या किया था। अभी नया चैप्टर है, नए चैप्टर में खो जाएंगे तो जो पुराना पार्ट है ना उसमें याद नहीं आता। अभी आपके दिमाग में फ्रेश है कि मुझे ये डाउट पूछना है, ये डाउट पूछना है। हाँ हाँ। रूपम कह रहा है जेल डाल और डुमास में बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षिता का कल बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस हर्षिता। खुश रहो, स्वस्थ रहो। और यही दुआ है कि आप 2026 का अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। अच्छा ये बताओ, अभी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, या दो एक दो लेक्चर में ज्वाइन किया है, या दो तीन लेक्चर ही हुए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है? कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लिखो। जिन्होंने अभी एक दो तीन दिन में या विद इन वीक ज्वाइन किया है, एक वीक हुआ है, 5-7 दिन हुए हैं। ना, लिखो मी, ऐसे कुछ लिख दो, आई एम या मी, ऐसा कुछ। बार बार मत लिखो, एक ही बार लिखो। सब नए हो क्या तुम? हाँ। ऐसा। चलो, डोंट वरी, जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, देखो, है ना, 20 मिनट्स में काम हो जाएगा। तो उसके बाद से फिर हम स्टार्ट कर देंगे आइडियल गेस। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आज ही हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल गेस। तो उसमें कहीं से कोई बैकलॉग ना हो। और जिन्होंने मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी यहाँ से लाइव क्लासेस कर सकते हैं। यहाँ से लाइव क्लासेस कर सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। थोड़ा थोड़ा मोल वर्ड कहीं यूज होगा, बट लाइव क्लासेस भी करें और पुराना जो पार्ट है मोल और वो भी साथ में देखते रहें। जो पुराने चैप्टर्स हो गए हैं वो भी साथ में देखते रहें, और जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो भी करें। लेकिन ये बैकलॉग को जल्दी जल्दी कवर करो। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने कहा था कि पुराना नहीं करना है, अभी लाइव देख लो तो पुराना छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराना भी धीरे धीरे करते रहो साथ साथ में, और इस चैप्टर को भी साथ में चलाते रहो, ताकि ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो साथ में मोल कॉन्संट्रेशन टर्म भी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। बेटा टाइट्रेशन इसमें नहीं आता, टाइट्रेशन रिडॉक्स में आएगा।
जब हम रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ टाइट्रेशन वर्ड भी आएगा, वहाँ नॉर्मेलिटी वर्ड भी आएगा, तो ये यहाँ नहीं पढ़ते हम। तो अब यहाँ पर पहले तो जल्दी से एक बार कंसंट्रेशन टर्म में क्या दिया था, S1O1। O1 में कोई डाउट है तो फटाफट बोल दो। O1 में कुछ डाउट्स है, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे हिसाब से, बट फिर भी कोई डाउट है और 2-3 क्वेश्चन ही बचे में। यार पेपर जो है कुछ टाइम तक रहता है, आपके पेपर वाले सेक्शन में आप जाओगे तो कुछ टाइम तक पेपर का PDF रहता है, 1-2 दिन तक, तो वहां पर चेक करो। अब वो अलग बात होगी। चलिए, O1 में कोई डाउट है? O1 में 36 तक क्वेश्चंस थे। O1 की मैं बात कर रहा हूं। ट्वेंटियथ तो मुझे लगता बहुत पहले हो गया भाई, अभी 20th कहाँ आ जाएगा। 35th में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन से जाना पड़ेगा, या ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑप्शन से जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दे रखा है कि कोई हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जस्ट सफिशियंट है। जस्ट सफिशियंट है मतलब आफ्टर द रिएक्शन ना तो हाइड्रोकार्बन बचेगा ना ऑक्सीजन बचेगी, ना हाइड्रोकार्बन ना ऑक्सीजन। और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं CO2 और H2O, इनका टोटल वॉल्यूम भी कितना आ रहा है, 700 ml। और यहां पर ध्यान रखना H2O भी क्वेश्चन में दे रखा है, गैसेस स्टेट में है। तो अब आप क्या करो, 1 by 1 करके ऑप्शंस लो। जैसे मैं पहले बी ऑप्शन ले लेता हूं, बॉम्बे ऑप्शन C3H6। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो 3CO2 3H2O, ऑक्सीजन हो गई टोटल 9, तो 9/2 O2। अब जस्ट अगर सफिशियंट ऑक्सीजन है तो ये पता है किस रेशियो में होना चाहिए, 1:9/2 में होना चाहिए। 1:9/2। अब उस टोटल 600 ml को अगर आप इस रेशियो में डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि फाइनली वॉल्यूम 700 ml नहीं आ रहा है। फाइनली वॉल्यूम 700 ml नहीं आ रहा है, तो उससे ही समझ में आ जाएगा। नहीं, ये इसका मतलब ये 2, तो ये 9, तो 2/11 इंटू 600, 9/11 इंटू 600। ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, ये हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम अगर इसको करोगे तो 600 ml। इससे इसका कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा वो चेक कर लो। अगर 700 बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है, तो इससे आंसर नहीं आएगा। अगर यही हम देखें C3H8, इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो ये 5O2 कन्वर्टिंग इनटू 3CO2 प्लस 4H2O, 1:5 के रेशियो में, मतलब ये 100 ml, ये 500 ml। टोटल कितना हो गया, 600 ml। आफ्टर द रिएक्शन ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये 300 ml और ये 400 ml। टोटल कितना हो गया, 700 ml। नेक्स्ट, बेटा हरिओम, कितने दिन बर्थडे मनाओगे तुम्हारा? हर दिन तुम्हारा बर्थडे मना ले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 में रिएक्शन दे रखी है, H2O लिक्विड और N2 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला मान लेते हैं NXHY। किसके साथ रिएक्शन हो रही है, H2 के साथ। बन क्या रहा है, N2 प्लस H2O। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहां पर ये x/2 आ जाएगा और यहां पर ये y आ जाएगा। अगर यहां पर y है तो यहां पर भी ये y। ये तो हो गई बैलेंस रिएक्शन, जहां पर H2O किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब यहां पर क्या दे रखा है, 10 ml ऑफ दिस कंपाउंड। अगर इसका 10 ml है तो इसके साथ 10y रिएक्ट करेंगे। आफ्टर द रिएक्शन 10x/2 बनेगा, ये क्रॉस हो गया।
ये क्रॉस यानी 5x लिख सकते हो। अब क्या दे रखा है हमें, रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 30 ml, यानी हाइड्रोजन कितनी रिएक्ट कर रही है 30 ml, तो 10y इक्वल्स टू 30, तो y इक्वल्स टू 3। नाइट्रोजन यहां से हम कह रहे हैं कितनी प्रोड्यूस होगी 5x, क्वेश्चन में दे रखी कितनी 10, तो x इक्वल्स टू 2। आंसर इतना सही करना है यार। 34 क्लास में ही करवा चुका हूं ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। S1 पर आ जाओ, S1 में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। बिल्कुल 35th क्वेश्चन जो अभी हमने किया था उसका आंसर आ गया ही है। S1 पर आ जाइए। S1 में कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। ट्वेंटी नाइन्थ का थर्ड पार्ट, 29th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 100 ग्राम अगर वॉल्यूम है तो 18 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और 118 ग्राम H2SO4 मिलेगा। यही होता है 100 ग्राम वॉल्यूम। अब यूनिटरी लगा दो, अगर 30 ग्राम वॉल्यूम है तो 30 ग्राम क्या 18 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं, 100 ग्राम 18 ग्राम के साथ, तो 30 ग्राम के साथ केवल कितना वाटर रिएक्ट करेगा, इतना ही वाटर रिएक्ट करेगा। ये वैल्यू कितनी आ गई 5.4 ग्राम। इतना ही पानी 30 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा। हम कितना पानी डाल रहे हैं 40 ग्राम, तो 40 ग्राम पानी में से 5.4 ग्राम ही रिएक्ट करेगा। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे 35.4 ग्राम H2SO4। और बाकी का जो पानी है रिमेनिंग वाटर जो है 40 में से इसको माइनस करो तो 34.6 ग्राम वाटर एज इट इज रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड पार्ट बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है, कोई बात नहीं यार, अब क्या करो। क्वेश्चन में किसी को अगर बहुत टाइम लग रहा है तो उसे रिपीट करो, एक बार करने के बाद वापस दोबारा करो। जितनी बार करोगे स्पीड बढ़ेगी, फायदा उसी से होगा। पहले मैं भी कार बहुत स्लो चलाता था, फिर मैं भी बहुत जगह पूछने गया, मैंने हर जगह पूछा, हर मंदिर में माथा टेका, बहुत सारे संतों के पास गया, सबसे पूछा कि मैं कार बहुत स्लो चलाता हूँ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। किसी ने कहा एप्पल खाओ उससे कार स्पीड से चल जाएगी, किसी ने कहा बादाम खाओ उससे कार तेज चलाने लग जाओगे, किसी ने कुछ और कहा। नहीं, 32 क्वेश्चन नंबर 32, CxHy बैलेंसिंग करो तो x प्लस वाई बाई 4O2 गिविंग XCO2 प्लस वाई बाई 2H2O। क्या कहा जा रहा है, इसका जितना वॉल्यूम है, मान लो इसका 1 लीटर है तो इसके साथ इसके कितने लीटर रिएक्ट करेंगे, x प्लस वाई बाई 4 लीटर रिएक्ट करेंगे और इसके कितने लीटर प्रोड्यूस होंगे x लीटर। अगर ये v मानोगे तो इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये v तो दिस मल्टीप्लाइड बाय v और ये vx हो जाएगा, यही होगा। तो क्या कहा जा रहा है, इसके 1 लीटर के साथ ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रही है वो कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, यानी अगर ये 1 लीटर तो ऑक्सीजन कितने लीटर चाहिए 6 लीटर। और जो CO2 प्रोड्यूस होगी वो 4 टाइम्स होगी, यानी ये x 1 लीटर तो ये 4 लीटर, ये 2 लीटर तो ये 8 लीटर, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 4।
यहां से x आ गया, यहां से y आ जाएगा, आंसर पुट कर। v मान के भी कर सकते हो, v मानोगे तो ये v x प्लस वाई बाई 4 और ये वी एक्स, इससे भी इक्वेशन बना सकते हो, रेशियो ले लो, आंसर आ जाएगा। इसको 6v के बराबर कर देना, इसको 4v के बराबर कर देना। हाँ बेटा, डन। अब जेई मेंस पर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ जेई मेंस पर। जेई मेंस मेंस के क्वेश्चन नंबर 3 में नॉर्मलिटी से प्रॉब्लम आ रही होगी, अभी उसको छोड़ दो, अभी उसे होल्ड कर दो, बाद में करेंगे रिडॉक्स में, ठीक है? क्योंकि अभी नॉर्मलिटी आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, होल्ड कर दो। नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन अभी होल्ड कर दो, बाद में करेंगे इसको। ऐसे ही क्वेश्चन एक और जगह दिख रहा है, वहां थोड़ा सा चेंज करके कर लेंगे, बट इसको तो अभी होल्ड कर दो, ठीक है? बाकियों की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, अब 1 बताना पड़ेगा तो क्या करेंगे? मत करो बेटा, मत पूछो, 1 तो बताने से राम है। यश, 7th वैसे तो आसान है, फिर भी बता देता हूं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका टोटल मास कितना दे रखा है, 0.1840 ग्राम, और इसमें से जितनी भी नाइट्रोजन है उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 30 ml। कितने प्रेशर पर, 758। तो 758 माइनस 14, एक्वस टेंशन को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय 760, ये तो हो गया प्रेशर। वॉल्यूम है 30 ml, लीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000, P इंटू वी, एन आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दे रखा है 287। यहां से नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लेना, ये मोल्स नाइट्रोजन के मोल्स है, नाइट्रोजन के मास के लिए 28 डिवाइडेड बाय 0.1840 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज नाइट्रोजन। कैलकुलेशन है वो अच्छी खासी कैलकुलेशन है भाई, अच्छी खासी कैलकुलेशन है, उसमें कोई डिनाई नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। और ये सब मैं बता चुका हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ना, CO, H2O होल 4, Cl2, Cl, H2O भी लिख सकते हो आप चाहो तो। जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे हम NaCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl आयन में। CaCl2 को पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये किस में टूट जाता है, कैल्शियम और ट्वाइस Cl माइनस में। यानी इसके 1 मोल से Cl आयन के 2 मोल बनते हैं, इसके 1 मोल से Cl आयन का 1 ही होगा। अब इसको जब आप पानी में डालते हो तो यहां से ये क्लोरीन आयोनाइज नहीं होती, ये पूरा एक आयन है, ये पूरा एक आयन है, यानी ये पूरा आप कह सकते हो केटायन, और ये एनायन, ऐसे ये इससे आयन, ये आप ये फर्दर नहीं टूटता है। तो अगर एक क्लोरीन बाहर है तो ये एक ही Cl आयन देगा, अगर 2 क्लोरीन बाहर है तो ये 2 क्लोराइड आयन देगा, यानी COH2O होल 5Cl।
इससे एक ही सी एलाइन मिलेगा, इससे दो सी एलाइन मिलेंगे। अब सिंस यहां से एक ही सी एलाइन है तो इसके साथ एक AgNO3 रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक मोल के साथ एक सी एलाइन, बट इसके एक मोल के साथ AgNO3 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? दो मोल्स रिएक्ट करेंगे। अब यहां पर ये बात समझ में आ गई, यहां एक क्लोरीन है इसीलिए एक मोल, दो क्लोरीन है दो मोल, अगर तीन क्लोरीन बाहर होती तो इसके तीन मोल होते। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के दे रखे हैं कि कितने मिलीमोल्स है, 10 मिलीमोल्स। 100 × 0.1 कितने? 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स यानी 6 × 10⁻⁴ इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 10⁻23 × 10 × 10⁻³ तो यह आ जाता है 6 × 10⁻21। इस कॉम्प्लेक्स के इतने मोल्स हैं, 6 × 10⁻21। और टोटल कितने आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 12 × 10⁻21। इतने टोटल आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अब अगर इतने टोटल आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, किसका प्रेसिपिटेट है? AgCl। तो इसका मतलब इसके आधे Ag+ और इसके आधे Cl आयन, यानी Cl आयंस कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 6 × 10⁻21 आधे। और कॉम्प्लेक्स के भी कितने मोल आयन मॉलिक्यूल्स है? 6 × 10⁻21। क्लोराइड आयन भी कितने आ रहे हैं? 6 × 10⁻21। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक ही Cl आयन दे रहा है। फिर से समझा देता हूं, इतने टोटल आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट कब बनता है? एक Ag+ और एक Cl आयन से। तो अगर इतने आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं टोटल, तो इसके आधे Cl आयन है और आधे Ag+। तो Cl आयन कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं? 6 × 10⁻21। इतने Cl आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स भी कितना है? 6 × 10⁻21। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स एक Cl आयन दे रहा है, इसका मतलब एक ही Cl आयन बाहर है। युग इतना तो ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, बाकी बाकी इतना तो ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 जेल्डाल मेथड का है। क्वेश्चन में 42% नाइट्रोजन है, 0.8 ग्राम नाइट्रोजन, उस 0.8 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से नाइट्रोजन है 42%। नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन के मास से नाइट्रोजन के मोल्स, नाइट्रोजन के मोल्स से आप अमोनिया के मोल्स निकालो और फिर से रिलेट करो। उल्टा हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें H2SO4 के मोल्स दे रखे होते हैं, अमोनिया का परसेंटेज निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो जेई मेंस 2021 में आया है उसमें उल्टा है, H2SO4 का वॉल्यूम निकालना है। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे ही शीट करने बैठता हूं 2-3 क्वेश्चन करता हूं, फिर मन नहीं करता। बेटा क्या कर सकते हो, तुम्हारा मन नहीं करता तो क्या करें? कोई कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्शन कर लो राइट नाउ, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में 0.06 m कर दो उसे, ठीक है, और 0.042 m लिख दो, मोलरिटी लिख दो उसको, हो जाएगा। आगे चल के देखेंगे n का क्या मतलब है, अभी छोड़ दो, बस उसे m लिख दो। तो कंसंट्रेशन जो पहले 0.06 थी अब कम हो गई 0.042 यानी 0.018, इतनी कंसंट्रेशन कम हो गई क्योंकि मॉलिक्यूल्स चारकोल पर जाके डिपॉजिट हो गए। मॉलिक्यूल्स चारकोल पर जाके डिपॉजिट हो गए तो पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड
एड्सॉर्ब्ड, तो इतने मोल्स, इतनी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो कितने मोल्स कम हो गए? 0.018। मोलरिटी, इतनी कंसंट्रेशन कम हुई, 50 ml डिवाइडेड बाय 1000, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, इतने मोल्स कम हो गए, इतने मोल्स कम हो गए। मोल्स, मास के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60। इतना मास कम हो गया कब? 3 ग्राम चारकोल जब था, तो पर ग्राम ऑफ चारकोल कितना कम हुआ? ये यानी 1 ग्राम चारकोल ने इतना मास एड्सॉर्ब कर लिया, 1 ग्राम चारकोल ने इतना मास जो है वो एड्सॉर्ब कर दिया। सुखप्रीत, हर जगह एन को एम नहीं लिखा जा सकता, हर जगह एन को एम नहीं लिखा जा सकता, केवल क्वेश्चन नंबर 15 में करो, बाकी मत करो। मुझे लगता है बाकी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। जेलडाल वाले बता चुका हूं बेटा, जेलडाल वाले केवल डेटा बदला है, क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्लास में भी बताया है। हो गया वैसे भी हमारा टाइम, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए गैसेस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, आइडियल और रियल, अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आइडियल केस। स्टेट्स ऑफ मैटर दो पार्ट में है, आइडियल केस और रियल केस। तो यहां पर जो अभी हमारा डिस्कशन होगा वो होगा आइडियल केस पर। गैसेस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। अगेन एक बहुत बेसिक चैप्टर है, इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो हर जगह कहीं ना कहीं यूज होता है। खासकर आप सबको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन, मेनली हर, यानी इस चैप्टर में मेनली हम उसी की बात करेंगे। और ये इक्वेशन हर चैप्टर में जहां गैसेज होती है वहां पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की बात होती है। तो ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन कैसे आई उसकी भी हम बात करेंगे। ऑलरेडी यूज तो हम इसको कर ही चुके हैं, इवन मोल कॉन्सेप्ट में भी हम इसको यूज कर चुके हैं। तो ये कहां से डिराइव होकर आती है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है आइडियल गैस, यानी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? गैसेस की हम बात करेंगे, गैसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो एज सच ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि प्रॉपर्टीज इसकी बात नहीं करेंगे, गैसेस का कलर क्या होता है, हर एक गैस का अपना अलग कलर होता है। तो बेसिकली उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो बेस्ट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। ये तीन स्टेट्स होती है। अब कोई सब्सटेंस सॉलिड होता है, कोई सब्सटेंस लिक्विड होता है, कोई सब्सटेंस गैस होता है, कह सकते हो हर एक की अपनी अपनी नेचर है। हाँ, लेकिन जब भी हमने इनको ऑब्जर्व किया है तो हमने देखा है कि सॉलिड जो होता है वो क्यों सॉलिड होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है क्यों वो सॉलिड होता है। तो सीधी सी बात है, सॉलिड में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो होते हैं ना, उनमें अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो सॉलिड में होते हैं। और इसी चीज को यूं भी पुट कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा या गैस स्टेट में होगा। एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल, देखो तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, आप सबको पता है। ट्रांसलेशनल मोशन, आप दौड़ रहे हो, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल, रोटेशनल मोशन, स्पिन वाला जो काम होता है रोटेट करना, दैट इज रोटेशनल मोशन।
अर्थ स्पिन कर रही है। एंड देन वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल कौन सा होता है? स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला वाला। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अब यहां से देख सकते हैं। नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आप कंटिन्यू लाइव देख सकते हो, और पुराना जो भी हुआ है वो भी आप धीरे 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 कवर कर सकते हो। उसको रिकॉर्डेड से देखो और यहां से लाइव देखो, ठीक है? तो लिखिए यहां पर स्ट्रेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ ए सब्सटेंस mainly of a substance depends mainly on following two factors. First one, intermolecular forces, intermolecular forces या अट्रैक्शन लिख दो सीधा सीधा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस। और दूसरा ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये दो फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जबकि गैसेस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं। तो ये मेन दो फैक्टर है जो ये डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहां पर इस चैप्टर में मेनली हमारा डिस्कशन गैसेस पर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। तो लिखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। difference between solid, liquid and gas। तो क्या डिफरेंसेस है, एक टेबल हम यहां पर बना रहे हैं, एक टेबल हम यहां पर बना रहे हैं। पहला कॉलम है प्रॉपर्टीज का। हमें देखना है कि सॉलिड में वो कितनी होती है, लिक्विड में क्या होगा, गैसेस में क्या होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या अट्रैक्शन कह सकते हो। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस सॉलिड में बहुत ज्यादा होते हैं, वेरी हाई। लिक्विड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं हाई, लेकिन गैसेस में कम ही होते हैं, लो या वेरी लो। देखो ये कहाँ वेरी हाई लगाना है, एक सब रिलेटिव है। आपके लिए कोई हाई है तो किसी और के लिए वो वेरी हाई हो सकता है, तो ये सब रिलेटिव टर्म्स है। तो वेरी हाई, हाई, और गैसेस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होते हैं वो कम ही होते हैं। लो बोल सकते हो या वेरी लो भी बोल सकते हो, लो या वेरी लो। कुल मिला के डिफरेंस दिखना चाहिए, इसमें बहुत कम, इसमें ज्यादा और इसमें बहुत ज्यादा। हाँ ये जरूर क्लियर बताऊं, सॉलिड और लिक्विड में उतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लिक्विड और गैस में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सुमन अभी गैसेस सारी एक जैसी हैं, अभी गैसेस सारी एक जैसी है। आइडियल वर्ड क्या है वो बाद में बताएंगे, अभी केवल बोलो गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जबकि यही अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सॉलिड्स में वेरी लो, लिक्विड में होती है अब मॉडरेट बोल सकते हो आप, और यहां पर वेरी हाई। गैसेस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जबकि सॉलिड की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है। राइट, हाई, मीडियम, लो भी यूज कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम नहीं, हाई मीडियम लो। हाँ बट ये थोड़ा पता होना चाहिए हाई मीडियम लो में कहाँ डिफरेंस ज़्यादा है कहाँ डिफरेंस कम है, ये जरूर हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लेकिन जो गैसेज होती है ना उनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। उनका वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के साइज पर डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होता है। जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है उसी के बराबर वॉल्यूम हो जाता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। शेप की अगर हम बात करें तो सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होता है। यानी कंटेनर का जो शेप है वही शेप वो ले लेता है, तो लिक्विड का शेप भी फिक्स नहीं होता। और गैसेस के लिए शेप की बात करना थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि गैसेस हमें दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं है उसके लिए साइज शेप की बात करना अगेन अजीब सा है। बट ठीक है, बोल देते हैं कभी कभी नॉट फिक्स्ड। बट मतलब मेरा मानना है कि डिफाइंड ही नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। शेप अगर आप बोलो एक गैस का शेप तो साउंड्स ऑकवर्ड, तो या तो नॉट फिक्स्ड या नॉट डिफाइंड, मतलब ही नहीं उस चीज का, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। यार बताया तो था मैंने, सुनते ही नहीं हो लगता है। ट्रांसलेशनल वर्ड बोला या नहीं बोला? कार मूव कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन। कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दैट इज ट्रांसलेशनल। अर्थ स्पिन कर रही है, वो रोटेशनल। स्प्रिंग वाइब्रेट करती है आगे पीछे आगे पीछे। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो ट्रांसलेशनल जहां पर पोजीशन चेंज होती है, रोटेशनल स्पिन होना दैट इज रोटेशनल, वाइब्रेशनल स्प्रिंग वाला केस होता है आगे पीछे इस तरह से, दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तीन तरह के मोशन होते हैं, इसलिए तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी भी होती है। आप पता है बहुत सारी जनता क्या होता है, एक नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो बताओगे, तो फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ये टेस्ट में आएगा नहीं आएगा। बेटा जस्ट स्टार्ट हुआ है, पहले इस चैप्टर की बात कर लें, टेस्ट जब आएगा तब उस दिन बात करें। डोंट वरी, सब तुम्हें पता चल जाएगा जब आना होगा। तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता है, तुम्हें होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क करना है, दैट्स इट। और उसके ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया, देन डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कंपेरेटिव सेंस में, वेरी हाई। लिक्विड की भी अच्छी खासी होती है हाई, लेकिन गैसेस की डेंसिटी वेरी लो। गैसेस की डेंसिटी वेरी लो। सिक्स, देर इज वन मोर प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है पता है? टेंडेंसी टू मिक्स अप, टेंडेंसी टू मिक्स अप। क्या बात, आज बहुत सारी तारीफें कर रहे हो यार रोहित, शौर्य सर, यू आर ऑन माई वॉलपेपर। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भी बहुत सारे, बट थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं यार, है ना? अब तुम तारीफ करो और मैं देखूं भी ना, ये भी नहीं हो सकता। इतना भी मैं महान नहीं हूं कि कोई तारीफ करे और मैं उसे इग्नोर कर दूं। तो मेरे को देखना भी पड़ता है, लेकिन ये सीक्वेंस यानी फ्लो टूटता है वो भी अजीब सा लगता है, तो वो भी थोड़ा अजीब सा है ना। तो इसलिए पहले इस पर करते हैं, लास्ट में 2-5 मिनट दूंगा जब मैं बोलूंगा हाँ भाई तारीफ करो। अभी इस पर सुनते हैं, डिफ्यूजन मतलब क्या है? टेंडेंसी टू मिक्स अप, टेंडेंसी टू मिक्स अप, दैट इज डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो एक कंटेनर में ऑक्सीजन है, एक कंटेनर में नाइट्रोजन है। क्या होगा अगर आप दोनों को कनेक्ट कर देते हो? तो ये अपने आप मिक्सअप होती है, आप कुछ नहीं करते हो, गैसेस अपने आप मिक्सअप होती है, दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू मिक्सअप।
दो लिक्विड है, आप एक दूसरे को कनेक्ट कर दो, आपस में वो मिक्स हो रहे हैं, तो उनकी भी टेंडेंसी होती मिक्सअप होने की। लेकिन सोचो आपने यहां पर एक कॉपर और एक सिल्वर के दो ब्लॉक्स रख दिए, कॉपर है और सिल्वर है, क्या होगा? क्या मिक्सअप हो जाएंगे रखे हुए? नहीं होते हैं। बहुत थोड़ा सा मूवमेंट होता है, वो इतना कम होता है, थोड़ा सा तो यहां पर भी होता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि आपको और मुझे पता ही नहीं चलता, लेकिन होता जरूर है। यहां बहुत ज्यादा होता है। तो गैसेस की डिफ्यूज होने की टेंडेंसी, मिक्सअप होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाई। लिक्विड की भी होती है, दो लिक्विड साथ में अल्कोहल वाटर रख दो, मिक्सअप हो जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो लिक्विड भी मिक्सअप होने की टेंडेंसी शो करते हैं। यानी मॉडरेट लिख सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं बट बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट। लेकिन सॉलिड्स की तो वेरी लो, वो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, वेरी लो। तो डिफ्यूजन या डिफ्यूजिबिलिटी बोल सकते हो, डिफ्यूजन नेचर, डिफ्यूजन नेचर। तो गैसेस की बहुत ज्यादा, सॉलिड की बहुत कम। वाह खुशी। अब डेंसिटी को भी डिफाइन करना। ये किसी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ऑयल और वाटर तो हर जगह नहीं होता, जो जिनकी मिक्सिंग की टेंडेंसी होती उसी के लिए, बाकी सब जगह नहीं होगा, सब जगह नहीं होगा। सही बात कही किसी ने, कहा सर अगर ऑयल और वाटर है तो दे विल नॉट मिक्स अप, वो नहीं होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे। तो कुछ केसेस ऐसे हैं लिक्विड में जो मिक्सअप होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिक्सअप नहीं होते हैं। तो ये थ्रू आउट एक जैसा आंसर नहीं होगा। गैसेस तो सारी मिक्सअप हो जाती है, गैसेस सारी मिक्सअप होती है, गैसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होगी या ये इसके साथ मिक्स नहीं होगी। बट लिक्विड में ऐसा होता है, कुछ लिक्विड्स मिसिबल होते हैं, कुछ इमिसिबल होते हैं। जो मिसिबल है वो तो मिक्स हो जाएंगे, जो इमिसिबल है वो नहीं होंगे। राइट, ठीक है। देन ये बेसिक कुछ डिफरेंस है बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हमारा मेनली डिस्कशन किस पर होगा? गैसेस पर। अब हम मेनली बात करेंगे गैसेस की। अब गैसेस के केस में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन ये ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, बट क्वेश्चन ये आता है सर ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन आई कहां से? ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन कैसे आई है? मयंक पूरा सुना करो बेटा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए मना किया था, यहां मिक्सिंग की अलग बात है, रिएक्शन की अलग बात है। हम्म, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो यहां से लाइव भी अटेंड कर सकते हो और साथ साथ में पुराना बैकलॉग भी कवर करिए, पुराना बैकलॉग भी कवर करो। बेटा ये चैप्टर गैसेस स्टेट है, इसीलिए गैसेस पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट आएगा तो उसमें सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड स्टेट आएगा तो उसमें लिक्विड पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर में सब तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, चलिए तो अब ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है, ये आई कहां से, ये कैसे डिराइव हुई है, इस पर बात करते हैं। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज डिराइव हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस लॉज। तो हेडिंग डालिए गैस लॉज। गैसेस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैस लॉज। तो पहला आता है बॉयल्स लॉ। फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बेसिकली बॉयल्स ने क्या ऑब्जर्व किया? बॉयल्स ने देखा कि जो गैसेस होती है ना, उन गैसेस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। आज की डेट में जब कोई ये स्टेटमेंट बोलता है तो लगता है सर इसमें क्या है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, बात तो आपकी सही है। बट उन्होंने ये भी देखा कि प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम हाफ हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक स्टेटमेंट भी दिया, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी दी। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature
यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल pressure of a given amount of gas is inversely proportional to the its volume. At a given temperature, pressure of given amount of gas, amount फिक्स है, given amount, given temperature मतलब इसका हो गया कि गैस की अमाउंट भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब यहां पर हम ये कह रहे हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कब? जब मोल्स एंड टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहे हैं। मोल्स और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है। गिवन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स है, गिवन अमाउंट मतलब मोल्स फिक्स है, मास फिक्स है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स तो प्रेशर 1/4। या इसी चीज को हम ये कह सकते हैं, एक कोई कांस्टेंट वाली टर्म यहां पर आएगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब पीवी का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। P वर्सेस V का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। राइट, तो दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? P V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, या आप अलग अलग तरह से बोल सकते हो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या P इंटू वी इज कांस्टेंट। अब अगर आप सोचो ऑलरेडी, क्योंकि हमें पीवी को टू एनआरटी इक्वेशन पता है, तो ऐसा लगता है हाँ सर ये तो हमें पता है, बट वो इसलिए पता है क्योंकि ऑलरेडी हम पीवी को टू एनआरटी इक्वेशन यूज कर चुके हैं। अगर पीवी को टू एनआरटी इक्वेशन का आइडिया नहीं है तो पहली बार ये देखने में लगता है कि हाँ कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि वॉल्यूम डबल करने पर प्रेशर हाफ हो रहा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वॉल्यूम बढ़ाने, ये तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, लेकिन ये नहीं पता कि प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम हाफ होता है। पीवी इक्वल्स टू, ये हमें थोड़ी पता एग्जैक्टली कि कितना कम होता है, लेकिन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन से हमें पता है कि वॉल्यूम डबल करने पर, या बॉयल्स लॉ से हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम डबल करने पर प्रेशर हाफ हो जाएगा। दैट इज बॉयल्स लॉ, राइट। देन सेकेंड लॉ पर हम आते हैं। ऐसा ही इसी तरह से एक और लॉ है जिसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ किसको रिलेट करता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर को। वॉल्यूम और टेम्परेचर को एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट of gas is directly proportional to its एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मतलब है, बता सकते हो? एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? मॉड लगा दें ऐसा? अगर केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है ना उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर 3 टाइम्स तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स। लेकिन टेम्परेचर कौन सा वाला? केल्विन स्केल वाला। केल्विन स्केल में टेम्परेचर डबल होना चाहिए।
डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डबल हो रहा है, इसका मतलब केल्विन में डबल नहीं हो रहा है। 10 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, 10 डिग्री से 20 डिग्री, डिग्री सेल्सियस में तो डबल हो गया। केल्विन में क्या होगा, 10 डिग्री मतलब 283 केल्विन, 20 डिग्री मतलब 293 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बढ़ने से केल्विन में डबल होने से केल्विन में डबल नहीं होता है। तो यहाँ टेम्परेचर किस स्केल में हम बात करें, केल्विन। और ये कब है, व्हेन एन एंड पी कांस्टेंट, जब मोल्स और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। मतलब यहां पर भी आप चाहो तो एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी, या फर्दर कह सकते हो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। दैट इज चार्ल्स लॉ। लेकिन मैं थोड़ा और आपको एक चीज बताता हूं, जब चार्ल्स ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था ना, तब टेम्परेचर केल्विन स्केल में यूज नहीं होता था, तब टेम्परेचर मेनली डिग्री सेल्सियस में ही यूज होता था। तो चार्ल्स ने पहले जो ऑब्जर्व किया वो डिग्री सेल्सियस में ही कुछ रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए थे। अब इसी चार्ल्स लॉ को थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं। चार्ल्स ने एक्चुअल में क्या ऑब्जर्व किया पहले वो बताता हूं। चार्ल्स ने क्या देखा कि अगर कोई गैस है जिसका वॉल्यूम 0 डिग्री पर अगर 273 ml है, 0 डिग्री पर उसका वॉल्यूम है 273 ml, तो हम देखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पर उसका वॉल्यूम 274 ml हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 275 ml हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस पर 283 ml हो जाता है। यानी हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 ml वॉल्यूम बढ़ गया, फिर 1 ml वॉल्यूम बढ़ गया, 10 डिग्री बढ़ाने पर 10 ml वॉल्यूम बढ़ गया। कब, जब इनिशियली 273 ml है। ये चार्ल्स ने ऑब्जर्व किया, एक गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, ऐसे 273। फिर अगर उसने वॉल्यूम 273 की बजाय 546 ml लिया तो यानी इसका जस्ट डबल, तो अब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम 2 ml से बढ़ रहा है, 546 से 548, यहां पर 550 ml, यहां पर 5 कितना हो जाएगा 283 यानी 566 ml। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 ml, फिर 1 डिग्री बढ़ाने पर 2 ml, 10 डिग्री बढ़ाने पर 20 ml। इसको चार्ल्स ने पता कैसे पुट किया वो अब समझाता हूं। ये रिजल्ट है, इसको चार्ल्स ने लैंग्वेज पर कैसे पुट किया कि अगर वॉल्यूम 273 ml है तो 1 ml बढ़ेगा 1 डिग्री बढ़ाने पर, अगर वॉल्यूम इसका डबल है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 ml बढ़ेगा। यानी हर 273 ml पर, हर 273 ml पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम 1 डिग्री बढ़ेगा। बेटा ये सारी गैसेस की बात हो रही, तो वॉल्यूम गैसेस की ही हम बात कर रहे हैं, सारे गैसेस के वॉल्यूम है। इसको अब लैंग्वेज में कैसे पुट किया वो बता रहा हूं। इसको लैंग्वेज में कैसे पुट किया चार्ल्स ने, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273, 1/273 times its volume at 0 डिग्री सेल्सियस per degree change in temperature, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ये भी चार्ल्स लॉ ही कहलाता है, ये भी चार्ल्स लॉ ही कहलाता है, इसे भी आप चार्ल्स लॉ कह सकते हो। ये थोड़ा अलग तरह से पुट किया गया है, समझाता हूं इसको मैं, पहले लिख लो। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। कैसे समझते हैं इस चीज को,
इसी को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब मान लेते हैं 0 डिग्री पर मेरे पास 0 डिग्री पर मेरे पास किसी गैस का वॉल्यूम है V0। ये किस टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री पर। तो अगर अब मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इसका 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी चेंज इतना हो जाएगा। था कितना? V0। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने पर इतना कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं भी हम बढ़ा रहे हैं, तो अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना? जो 0 डिग्री पर वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स, यानी इतना बढ़ जाएगा। तो फाइनली वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अगर आपने T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, अगर T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। यानी ये हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा अगर हमने टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ाया? T डिग्री से बढ़ाया। तो समझ में आई? ये 0 डिग्री का वॉल्यूम है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। 0 डिग्री पर जो वॉल्यूम है उसका 1/273 टाइम्स। T डिग्री बढ़ाने पर इतना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। इतना वॉल्यूम चेंज है, ऑलरेडी V0 था तो ये फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। यहां से V0 को कॉमन ले सकते हैं। V0 को कॉमन लेने के बाद क्या बचा? T/273। यहां पर इसको मैं V0/273 प्लस T/273। अब 273 तो एक फिक्स्ड नंबर है। इनिशियली वॉल्यूम कितना लिया आपने ये भी फिक्स्ड है। मैं वी नॉट की वैल्यू 100, 200, 300, 400 ये भी फिक्स्ड है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां से ये कह सकते हो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 273 प्लस टी। और अगर मैं इस 273 प्लस टी को कैपिटल टी से लिख रहा हूं तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम V0/273, यहां पर कैपिटल टी लिख दिया। तो ये जो फाइनल वॉल्यूम है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो टी है ये हम कहते हैं टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मतलब 273 प्लस टी। मतलब यहां से आप कह सकते हो कि जो कैपिटल टी है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल वो किसके बराबर हो गया? 273 प्लस टी। वैसे ये एग्जैक्टली 273 नहीं होता है, आप ये कह सकते हो ये 0.15 है, बट अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो वो 273 में बोल रहा हूं, अदरवाइज एग्जैक्टली बात करें तो ये 273.15 होगा। राइट। तो यहां पर इस तरह से केल्विन स्केल कैसे पिक्चर में आई वो भी थोड़ा सा समझ सकते हो। और ऐसा नहीं कि केल्विन स्केल यहीं से देखी, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें लगा कि यार टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन में यूज करना चाहिए। ये केवल चार्ल्स ने ऑब्जर्व नहीं किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया था। तो ऐसा नहीं कि केल्विन स्केल यहीं से पिक्चर में आई है, चार्ल्स ने इंट्रोड्यूस की, ऐसा नहीं है। बट हाँ, चार्ल्स ने भी इस तरह से देखा और इस तरह से रिलेट कर दिया इस चीज को। तो खैर ये एक अलग तरीका है उसी बात को पुट करने का, उसी बात को पुट करने का। लेकिन अब अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज चार्ल्स लॉ, तो हमारे लिए तो बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर किस स्केल में होना चाहिए? केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो हमारे लिए कोई पूछे सिंपल सा चार्ल्स लॉ क्या ये है, बट ये भी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में ये सब भी लिखा हुआ है। तो वो कैसे आया वो मैं आपको समझा रहा हूं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये कैसे आया वो मैंने आपको यहां से समझाया। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है,
किस तरह से ये सेंटेंस हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे मैं पढ़ रहा हूं। देन इसी तरह से एक और लॉ है, चार्ल्स लॉ के बाद गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ, यहां पर हम किसको रिलेट करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a given amount of gas, given amount of gas is directly proportional to given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature, its absolute temperature मतलब वही है, pressure is directly proportional to T when N and V कांस्टेंट। जब मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी कुछ लिख सकते हो, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2 लिखा जा सकता है। राइट, दैट इज गैल-लुसेक्स लॉ। स्टेटमेंट पता हो, यहां पर हम प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन देख रहे हैं। चार्ल्स ने किस में रिलेशन दिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। चार्ल्स लॉ किसके बीच में रिलेशनशिप दे रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। बॉयल्स लॉ से हमें किसके बीच में रिलेशनशिप पता चलता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो इस तरह से अलग अलग पैरामीटर्स को हम रिलेट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर डबल करने पर अगर मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डबल करने पर प्रेशर डबल हो जाएगा, टेम्परेचर 3 टाइम्स करने पर प्रेशर 3 टाइम्स हो जाएगा। और फाइनली फाइनली एक और लॉ है जिससे हम कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। ये भी हम सबको पता है, एवोगैड्रोस लॉ। ये किसको रिलेट करता है, वॉल्यूम और मोल्स को। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल्स। एंड जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग लैंग्वेज में पुट कर दिया जाता है। जरूरी नहीं हो कि हर जगह लैंग्वेज यही मिले, बट मतलब यही है, मतलब हर जगह यही आएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। यानी मोल्स ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा, लेकिन ये कब है, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। जब प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स्ड है तब जिसके मोल्स ज्यादा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा। यानी एक कंटेनर में का वॉल्यूम ज्यादा है, एक कंटेनर में वॉल्यूम कम है, एक का वॉल्यूम 1 लीटर, एक का 2 लीटर। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सबका बराबर है तो जहां वॉल्यूम 2 लीटर है वहां मोल्स डबल होंगे, जहां वॉल्यूम 1 लीटर है वहां मोल्स कम होंगे। मोल्स क्या है अगर ये जानना है तो मोल कॉन्सेप्ट का पहला और दूसरा लेक्चर अटेंड करो। जिनको मोल्स का आइडिया नहीं है उनको मोल कॉन्सेप्ट के पहले 2-3 लेक्चर्स देखने होंगे, तभी समझ में आएगा कि व्हाट इज मोल। राइट, देन अब अगर हम इन सभी लॉज को एक साथ देखें, इन सभी को एक साथ अगर हम देखें तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हाँ ऑब्वियसली ये तब है जब एन एंड टी कांस्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब पी एन और पी कांस्टेंट है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स जब P और T कांस्टेंट है।
तो अगर हम इन सबको कुछ कंबाइन कर दें कि प्रेशर भी बदल रहे हैं, टेम्परेचर भी बदल रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। और यहीं पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसे हम लिखते हैं R, और फाइनली इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT, जहां पर R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यूज क्या होती है ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसकी दो वैल्यूज होती 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, या फिर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और इस इक्वेशन को ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बोलूंगा कि वो मोल कॉन्सेप्ट के पहले 3 लेक्चर देख ले, जिससे बेसिक आइडिया आ जाएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हो कि आर की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर कौन सी यूनिट में पुट करना है, वॉल्यूम कौन सी यूनिट में पुट करना है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले 3 लेक्चर, ताकि मोल वर्ड क्या है वो समझ में आ जाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में किसको किस यूनिट में पुट करना है वो समझ में आ जाएगा। आर की वैल्यू कैसे आई, एक्सपेरिमेंटली आ सकती, किसी कंटेनर का मुझे वॉल्यूम पता है, किसी कंटेनर का मुझे एक्सपेरिमेंटली प्रेशर पता है, उसका मुझे टेम्परेचर पता है, मैं यहां पर प्रेशर वॉल्यूम मोल्स टेम्परेचर पुट करके भी आर की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहां पर ये आर की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। आप सोचो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, थोड़ा बहुत आई थिंक सबको आइडिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। m और c जहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप m और c की वैल्यू पता कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया जा सकता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, कांस्टेंट इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहां पर भी हम ये डिराइव कर सकते हैं। क्या डाउट है भैया? हेलो, हेलो, HELO, हेलो भी पूरा नहीं है, एक एल गायब है, कोई बात नहीं। अलग अलग गैस के लिए भी कम ज्यादा मोल्स भी हो सकते हैं वॉल्यूम पर। बट तो यहां पर कुछ नया नहीं किया हमने, कह सकते हो सर ये तो हमें पहले ही पता था। तो नया तो केवल ये हुआ है कि जो लॉज हैं उनके नाम याद रखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल लुसेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ये चारों लॉज आपको पता होने चाहिए, राइट? ये वैल्यूज लॉज आपको पता होने चाहिए। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन, मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, तो प्रेशर कितना होगा। यानी यहां पर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4, पी वी एन और टी। आर कांस्टेंट है, बाकी के 4 वेरिएबल्स हैं। अगर कोई से भी 3 पता है तो हम चौथा इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई से भी 3 वेरिएबल अगर पता है तो फोर्थ वेरिएबल हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी पर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मोल्स इतना है, टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो प्रेशर निकालो। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो यहां पर बनते हैं। अब एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बनते हैं कि एक गैस है जिसका इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर डबल कर दिया, तो बताइए प्रेशर क्या होगा, राइट? जैसे यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको देता हूं, बड़े ही सिंपल वे में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। लेट्स से प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 3 लीटर। इसमें हमने कुछ चेंजेस किए जिससे प्रेशर हो गया मान लो 10 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम आपको बताना है कितना होगा। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट मोल्स एंड टेम्परेचर। तो सिंस यहां मोल्स और टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यू मान लो कि मोल्स में और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है
ये क्वेश्चन में अगर नहीं भी गिवन है तो अंडरस्टूड है, मोल्स के बारे में कुछ नहीं रह रखा, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप मान लीजिए कि मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो अब हमें यहां पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वनीशा आप वापस से सुन लेना, चार्ल्स लो एक बार रिकॉर्डेड से वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना। तो अब यहां पर क्या करें, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो यूं कह सकते हो बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्या ये लगा सकता हूं, क्योंकि एन और टी कांस्टेंट। ना तो एन वेरी कर रहा है ना टी वेरी कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कैसे आया, तो इसको ऐसे भी सोच लो, इनिशियली प्रेशर V1, वॉल्यूम V1, एन आर टी, फाइनली भी प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन ना तो मोल्स चेंज हुए ना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो ये तो अभी भी एनआरटी है। इसका मतलब ये वैल्यू P2 V2 के बराबर हो जाएगी, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर है 2, वॉल्यूम है 3, प्रेशर है 10, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 0.6। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, लेट से यहां पर अब मैं सारी पैरामीटर्स चेंज करूं, 2 बार, 3 लीटर, 300 केल्विन से हमने चेंज कर दिया, चेंज करके यहां हो गया प्रेशर 5 बार, वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर हमने कर दिया 450 केल्विन, वॉल्यूम बताओ कितना आएगा। आंसर बताइए जल्दी से। तो अब यहां पर प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, व्हाट अबाउट मोल्स, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, मतलब मोल्स क्या है, कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट है। अब देखो यहां पर या तो ऐसे लिखो P1 V1 इक्वल्स टू NR T1, तो ज्यादा अच्छा ना कि इस T1 को पहले इधर लेके आ जाओ, ताकि हमें पता है N और R कांस्टेंट है, ये T1 आ गया। अब अगर N और R कांस्टेंट है तो ये P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा, तो फिर इस NR को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 × 3 अपॉन 300, 5 × V अपॉन 450। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये कैंसिल आउट, तो V इक्वल्स टू 9/5, यानी 1.8 लीटर। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस यहां पर होते रहते हैं। जैसे आपको यह देखना है कि कब हमें क्या यूज करना है, कब
यानी कभी आप कह सकते हो कम से कम देखो दो पैरामीटर तो चेंज होंगे, या तो दो या तीन। अब वो तीन में या दो में कुछ भी हो सकता है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, इनमें से कम दो तो चेंज होंगे होंगे। अब वो दो ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो तीन कोई से भी हो सकते हैं। तो आपको वो देखना होगा कि किस में चेंज हो रहा है। जिनमें चेंज हो रहा है उसको लिखो, जिनमें चेंज नहीं हो रहा है उसको गायब कर सकते हो। जैसे यहां पर मोल्स में चेंज नहीं हो रहा तो हमने यहां पर मोल्स को नहीं लिखा है, राइट। एक क्वेश्चन देता हूं ऐसे ही, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लैंग्वेज ज्यादा है बहुत आसान। क्वेश्चन दे रहा हूं, ड्यूरिंग, क्वेश्चन लिखो, थोड़ा लेंदी है। ड्यूरिंग ए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, एन एग्जामिनर filled two mole gas in a container of volume 8.21 liter at 300 Kelvin and asked the students to measure the pressure experimentally by pressure gauge। प्रेशर गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, बाय, या यूं कहो तो प्रेशर गेज बाय मैनोमीटर, बाय मैनोमीटर। ये मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। प्रेशर मेजर कर सकते हैं, कैसे मरते हैं वो अभी नहीं पता, बट यूं मान लो कि प्रेशर, यानी ये जो मैनोमीटर है वो आपको बता देता है कि यार कंटेनर का प्रेशर कितना है, राइट। मैनोमीटर आपको बता देगा कि इस कंटेनर का प्रेशर कितना है, ये मैनोमीटर बता देता है। और वो प्रेशर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी निकाल सकते हैं, वो प्रेशर हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी निकाल सकते हैं। तो क्या किया, एक एग्जामिनर ने एक कंटेनर में गैस भर दी, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, और स्टूडेंट्स से कहा कि वन बाय वन करके आप इस कंटेनर का क्या मेजर करो, प्रेशर मेजर करो। किसकी हेल्प से प्रेशर मेजर करो? मैनोमीटर की हेल्प से, ठीक है। तो अब हुआ क्या, फर्स्ट जस्ट अ मिनट। फर्स्ट ए बॉय फर्स्ट first pressure is measured by a boy, या यूं कह दो नॉटी बॉय। फर्स्ट प्रेशर measured, pressure is measured, first pressure is measured
was measured by a naughty boy. But before passing it to next student, he secretly opened the container for few seconds, because of which one tenth of moles escaped out. 1/10 of moles escaped out. उसने कुछ देर के लिए चुपचाप क्या किया, कंटेनर का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन खोलने से क्या हुआ, कुछ मोल्स बाहर निकल गए। क्यों ऐसा इसने किया, मुझे लगता है ये समझाने की तो जरूरत है नहीं आप लोगों को, ताकि उसकी रीडिंग्स तो सही आ जाए, क्योंकि उसने तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेशर वाज मेजर्ड बाय नोटी बॉय, उसने तो प्रेशर मेजर कर लिया, और अब चुपचाप साइड में छुपा के ढक्कन खोल दिया, जिससे कुछ मोल्स बाहर निकल गए, और फिर उसने वो कंटेनर किसी नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दिया। क्यों दिया, ताकि उन सबकी रीडिंग्स गलत आए। अब क्या हुआ, सेकेंड वन, नाउ now it was the turn of a naughty girl. She also measured the pressure, but before passing it to next student, he secretly dented, यानी शेप बदल दिया, dented the container, due to which volume reduced to 3/4 of ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ एन ओबीडियंट स्टूडेंट, और ओबीडियंट स्टूडेंट, उसने कुछ गड़बड़ नहीं की, ही मेजर्ड इट। अब सोच लो आप किस कैटेगरी में आते हो, वो आप खुद डिसाइड कर लेना। ही मेजर्ड इट, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट स्टूडेंट के रिजल्ट कुछ और होंगे, सेकंड स्टूडेंट के रिजल्ट्स कुछ और होंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स के रिजल्ट कुछ और होंगे, सेकंड स्टूडेंट के कुछ और होंगे, थर्ड के रिजल्ट्स कुछ और होंगे। तो सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे थे, सबके रिजल्ट अलग अलग आ रहे थे। तो इसके कारण एग्जामिनर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया, तो फोर्थ पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। आफ्टर ऑब्जर्विंग all these
रिजल्ट्स द फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर, उसे गुस्सा आ गया, फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर थ्रू द कंटेनर inside a furnace of temperature 1200 Kelvin. Find pressure measured by each student and फाइनल प्रेशर ऑफ कंटेनर। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है, केवल लैंग्वेज है, केवल लैंग्वेज है, उसको ढंग से पढ़ना है, अभी नहीं कर रहे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान है, ढंग से पढ़ो, इजीली हो जाएगा। इनिशियली प्रेशर कितना है वो निकालना है, फिर वही इनिशियल प्रेशर बॉय ने जो मेजर किया वो तो इनिशियली है, क्योंकि बॉय, इस बॉय के पास जब आया तब तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो इस बॉय ने जो प्रेशर मेजर किया वो तो इनिशियल है। फिर उसके बाद गर्ल ने प्रेशर क्या मेजर किया, फिर वापस से ओबीडियंट स्टूडेंट ने क्या मेजर किया, और फाइनली जब कंटेनर को फर्नेस में फेंक दिया तो प्रेशर क्या होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी रिजल्ट्स कितने आएंगे, इनिशियली बॉय, फिर नॉटी गर्ल, फिर ओबीडियंट स्टूडेंट, और फाइनली 4 आंसर चाहिए। एग्जामिनर कौन थे, ये भी बात सही है। चलो जी चलो, तो पहली चीज तो ये था। दूसरा, होमवर्क की अगर हम बात करें, कंसंट्रेशन टर्म से आइडियल गैस तो हमने स्टार्ट कर दिया। तो जेई एडवांस, यानी जेई एडवांस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस की, ठीक है। जेई एडवांस एक बार वापस से जेई मेंस को अच्छी तरह से देख लेना। S1O1 जेई मेंस, ये ऑलरेडी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम पूरा कर चुके हैं, डन, डिस्कशन हमारा हो चुका है। जेई एडवांस, फिर O2 और S2 बचेगी जो हम उसके बाद करेंगे, वो फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिसकी स्पीड नहीं आ रही है वो प्रैक्टिस करे। टेस्ट का सिलेबस अभी तो मेनली मुझे लगता है, अगर टेस्ट अगर नेक्स्ट संडे को है तो उसमें आइडियल तो ज़्यादा आएगा नहीं, मेनली कंसंट्रेशन टर्म, मोल कॉन्सेप्ट ही अभी आएगा। तो टेस्ट के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। सिलेबस फाइनल क्या होगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट डेफिनेटली टेस्ट में मोल तो आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन टर्म आएगी आएगी। जो करंट चैप्टर होता है उसका वेटेज ज़्यादा होगा, तो मेनली कंसंट्रेशन टर्म ज़्यादा आएगी। इस जो भी कमिंग टेस्ट जो होगा उसमें कंसंट्रेशन टर्म मेजर होगा, मोल भी होगा, और आइडियल का देखेंगे कितना हम कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। 4 जून को है ना, तब तक थोड़ा बहुत आइडियल भी आ जाएगा, फिर तो थोड़ा बहुत आइडियल भी आएगा, मोल भी आएगा, कंसंट्रेशन टर्म भी आएगी। तो ये जेई एडवांस आइडियल, सॉरी जेई एडवांस कंसंट्रेशन टर्म की, आइडियल की कहाँ आ जाएगी अभी, कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। चलिए बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट